हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो आज कोऑर्डिनेशन कंप्लीट अपना समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। आज ज़्यादा नहीं है, केवल अपन देखेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर सीएफटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो आपके सीएफटी तो भले ही कम पूछी जाए एग्जाम के अंदर, लेकिन जो बीपीटी है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, उसकी कमियां पूछी जाती है और वो है क्या वो पूछा जाता है। हर अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स के लिए बीपीटी को अप्लाई करना आना चाहिए आपको, किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। सीएफटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बस में, यानी कि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सीएफटी आपके जब फाइनल ईयर में आ जाओगे आप तो सीएफटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएफटी की केवल एक बुक ही प्रेजेंट है आपके पास, उस बुक में केवल सीएफटी के ही 3-4 यूनिट प्रेजेंट है, तो उसमें आपको ज़्यादा उसमें उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ओके, कि किस तरीके से सीएफटी को अप्लाई करते हैं। आज अपन देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी को कैसे अप्लाई करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके किस तरीके का होगा कि आपके पास दो बॉन्ड तो क्या होंगे, प्लेन में होंगे आपके पास, और दो होगा कि आपके पास अबव द प्लेन हो सकते हैं या बिलो द प्लेन हो सकते हैं। यानी कि जो आपने डार्क किया है वो अबव होगा, ये होगा बिलो प्लेन। यानी कि आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, उनमें क्या होगा 190 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ओके, 190 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। अब आपके बात आती है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा कि कोई मेटल होगा और उसमें प्रेजेंट लिगेंड होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि उसमें 4 ही लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। मेटल आपका कौन सा रहेगा, वही डी ब्लॉक से रहेगा। डी ब्लॉक से रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वही आपके D1 से लेकर D10 तक प्रेजेंट होगा। तो इसी को अपन बोलते हैं कि वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जो कॉम्प्लेक्स है वो जरूरी नहीं है कि सभी आपके चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय भी हो सकते हैं। वर्गाकार समतलीय का अपन डिस्कस अगली क्लासों में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने तो अभी क्या है आपके डी जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसी के बारे में है, वो भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो अपन आज स्टडी कर देंगे टेट्राहेड्रल के अंदर कॉम्प्लेक्स किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके कितने लिगेंड होते हैं। देखो आपकी जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा आपने, ऑक्टाहेड्रल के अंदर इफेक्ट देखा था आपने कि चतुष्फलकीय के लिए लिगेंड्स की प्रॉपर्टी के आधार पर अपन उसे 2 डिवाइस कर रहे थे, 2 पार्ट में अपन डिवाइस कर रहे थे। फर्स्ट आपके दुर्बल लिगेंड और एक आ गई स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दुर्बल लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या आपके कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट पड़ता है। वही सेम कहानी है आपके चतुष्फलकीय के अंदर भी सेम होगा, लेकिन आपको उसका एनर्जी डायग्राम बनाना आना चाहिए कि एनर्जी डायग्राम किस तरीके का होगा। ओके, तो आपके जितने भी ये बॉन्ड है वो कितने के होते हैं चतुष्फलकीय के अंदर 190। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, तो सेम एंगल होता है इन सभी का। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरीके का, जो एनर्जी डायग्राम है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से डी कक्षकों का विपाटन होगा, वो आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, अब मान लो आपके क्या है 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। अच्छे से समझाया सबको कि डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, उनका नाम भी सबको पता है। ये हो गया आपके मान लो DXY, ये हो गया आपके DYZ, और ये हो गया आपके DXZ, और ये हो गया आपके DX² Y² माइनस। ओके, और ये हो गया आपके DZ²। तो ये सबको नाम पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन दोनों ऑर्बिटल्स को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल। ओके, और इन ऑर्बिटल्स को अपन बोल रहे थे नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स अपन बोल रहे थे। देखो आपके DX² Y² DZ² क्या थे, एक्सिस पे प्रेजेंट थे। किस तरीके से, इन एक्सिस पे प्रेजेंट थे।
बीच में थे। ओके, तो अपन ये इस तरीके से दो प्रकार से इन्हें डिवाइड कर रहे थे। अब बात आती है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल में। तो अपन ने क्या किया था, जो नॉन एक्सियल बॉन्ड थे वो नीचे थे, एक्सियल ऊपर थे। लेकिन आपके चतुष्फलकीय के अंदर क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो नीचे आते हैं और नॉन एक्सियल हमेशा ऊपर रहते हैं। देखो आपको मैंने पहले भी बताया कि यह आपकी स्प्लिटिंग होती है वो क्रिस्टल की पैकिंग के अकॉर्डिंग होती है। ओके, कि क्रिस्टल की पैकिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उसकी पैकिंग हुई है। चतुष्फलकीय के लिए क्रिस्टल की पैकिंग किस तरीके से होती है और अष्टफलकीय के लिए क्रिस्टल की पैकिंग किस तरीके से होती है, उस आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। ओके, अब आपके है ना ये ऑर्बिटल्स है, इनकी स्प्लिटिंग करेंगे अपन। ये 2 ऑर्बिटल्स हो गए, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, इसको बोल सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसे बोलते हैं अपन डी जेड स्क्वायर। और इसे क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई और इसे डी वाई जेड और इसे डी एक्स जेड। ओके, तो ये हो गए आपके एक्सियल, ये हो गए नॉन एक्सियल। इस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग होती है। अब इन ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, इजी। ओके, इनको कंबाइंड में अपन इजी कहते हैं और सॉरी ई बोलते हैं, जी का यूज नहीं करते हैं। जी का मतलब होता है जिरेड यानी कि सममित। सममित का यूज किया जाता है अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए, चतुष्फलकीय के लिए नहीं किया जाता है। यह आपके आते हैं जब आप एमएससी करोगे तो एमएससी के अंदर आपके जिरेड अनजिरेड आएगा या ग्रुप थ्योरी में पता चलेगा कि ये क्यों यूज किया जाता है। ओके, अभी तो आपको केवल नाम याद रखना है कि होता क्या है। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को यानी कि इन ऑर्बिटल्स को कंबाइंड में क्या कहा जाता है, तो ई ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ओके, और इन्हें कहा जाता है T2। ओके, तो इनका नामकरण हो गया, इन्हें ई कहा जाता है, इन्हें T2 कहा जाता है। अब बात आती है कि इनमें एनर्जी गैप कितना होता है। एनर्जी गैप आपकी क्या होता है, सेंटर बैरियर से देखा जाता है। सेंटर बैरियर यानी उसके केंद्रीय से एक लाइन पास करती है, यानी ये आपके एनर्जी डायग्राम है। ओके, ये आपके एनर्जी डायग्राम है। जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी तो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, जबकि 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जो डिक्रीज कर जाते हैं वो होते हैं स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल्स। जो जिन ऑर्बिटल्स की इंक्रीज कर जाती है एनर्जी वो अनस्टेबल ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। ओके, तो स्टेबल हो गए अनस्टेबल हो गया। लेकिन ये जो बिना कोई लिगेंड के प्रेजेंट होता है मेटल, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मान लो उस मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं है, केवल मेटल है, तो मेटल की एब्सेंस के अंदर क्या होता है मेटल लिगेंड की एब्सेंस में क्या होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वो स्टेबल होता है। जब उस मेटल के पास लिगेंड आ जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने के बाद में वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है 2 कक्षकों में या 2 भागों में उसका विभाजन हो जाता है, उसे स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो ये 2 और कक्षकों में विभाजन हो गया। जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल थे वो नीचे रह गए और वो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे वो ऊपर चले जाते हैं। ये होता है इसका एनर्जी गैप। डे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और अगर अपन जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे थे तो उसे डेल OH रिप्रेजेंट कर रहे थे। डेल OH का मतलब होता है कि उसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी एनर्जी कितनी है। ओके, यानी कि एनर्जी गैप कितना है। और अगर अपन स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़े यानी कि वर्गाकार समतलीय कक्षकों के लिए पढ़े तो वहां लिखा जाता है डेल SQ। ओके, तो इस तरीके से अपन इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इनका एनर्जी गैप। ओके, अब बात आती है कि मान लो आपके पास D1 कक्षक है तो D1 कक्षक के अंदर क्या होगा, D1 से D3 ऑर्बिटल्स के लिए वो कहानी है। सेम ऑक्टाहेड्रल में देख रहे थे कि उनमें स्पिन नहीं देखी जाती, इनमें स्पिन नहीं देखी जाती।
कि स्पिन किस तरीके से होगी, क्योंकि हाई स्पिन लो स्पिन का यहाँ केस नहीं देखा जाता। अगर आपके पास कोई मेटल है, मेटल का विन्यास आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो D1 से लेकर D3 तक प्रेजेंट है, यानी उसके बाह्य कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो D1 हो सकते हैं या D2 हो सकते हैं या D3 हो सकते हैं। इन तीनों में से अगर कोई सा भी आ जाता है, उस कंडीशन में अपन को नहीं देखना है कि यहाँ पर लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, वो कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ अप्लाई नहीं करना है। D4 के बाद में जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स, जितने भी आपके पास लिगेंड आते हैं या जितने भी कॉम्प्लेक्स आते हैं, उनके अंदर अपन को देखना है कि ये टेट्राहेड्रल होगा या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, तो मैं आपको एक सारणी के द्वारा ही समझा देती हूँ ये, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जैसा केस था वैसा ही इसमें है। ओके, अगर मान लो आपके पास, देखो आपको पहले इजी या T2G का कोई नहीं है कि पहले आप E के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर आप T2 के अंदर फिल करेंगे इनमें चतुष्फलकीय के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मान लो आपकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, और ये मान लो ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस तरह मैं लिख देती हूँ वीक लिगेंड, ओके। तो ये आपके दो यहाँ कॉलम में मैं देती हूँ मैं। अगर मान लो ये आपके पास D1 का है, D1 के अंदर आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाएगा, dx2y2 में जाएगा, यानी कि आपके E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, T2 के अंदर क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेम इसमें क्या होगा, एक के अंदर एक और T2 के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो। सेकेंड बात आती है आपके D2 के अंदर क्या होगा, E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर 0, और वैसे ही आपके E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर 0। अब बात आती है D3 के केस में क्या होगा। ओके, देखो चेंज हो गया केस, D1 से D2 तक लगभग सेम था, D3 में भी लगभग सेम रहता है, लिगेंड्स का कम इफेक्ट देखा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा लिगेंड आ जाए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे साइनाइड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आपके E में क्या था, 2 ही ऑर्बिटल थे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या इन्हीं में रहेगा, तो वो कंडीशन देखी जाएगी स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में। D3 के में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, इसी में आएगा E3 T2Z। ओके, लेकिन आपके वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, E2 T2Y, इस तरीके से होगा। और अगर आपके पास D4 है तो क्या हो जाएगा, इसमें E4 और T2 0, तो इसमें क्या होगा, E2 T2, इस तरीके से होगा, T2 2 होगा 2, और D4 5 में क्या होगा आपके E। अब आपके पास E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब किस में जाएगा, T2 के अंदर जाएगा, तो E4 T2 1, और इसमें क्या होगा, E2 T2 3, क्योंकि आपके पास अभी ऊपर 3 खाली कक्षक है, तीनों खाली कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब बात आती है D6 की, तो ये हो गया E4 T2 2, और इसमें क्या हो जाएगा, E3 T2 3। ओके, क्योंकि अब आपके पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचता है वो आएगा, वापस नीचे आएगा, तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में फिल होगा। अब बात आती है आपके D7 में, यही कर देती हूँ मैं। D7 में क्या होगा आपके, इनमें क्या था, E4 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो रह गए, इसमें कितने 2 ही है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 3 हो गए, सेम हो गए। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 3 ही रहेगा आपके, यानी कि 4, अभी तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें जाएगा, DZ² के अंदर। अब नेक्स्ट आती है D8 के अंदर, D8 में क्या होगा, E तो आपका फिल पूरा भर चुका है,
बचा कौन, T2 बचा। T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये तो कंप्लीट फिल हो गया और इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, आ गए। अब बात आती है D9 की। 9 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें रह गए, इसमें कितने आएंगे 4 5, ये हो गए आपके 9। तो इसमें क्या होगा, आपके 4 हो गए यहाँ और इसमें हो गए 5 यहाँ हो गए। और अब बात आती है D10 की। D10 की तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। तो लगभग अपन ने देखा कि सेम केस है, ऑक्टाहेड्रल का भी सेम है, टेट्राहेड्रल का भी सेम है। तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं Eg और T2G कक्षकों के अंदर। ओके, तो ये हो गया आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कलर का देखा जाता है कि कलर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक कॉम्प्लेक्स का अलग अलग कलर होता है। जैसे आपके अगर कोई कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कोई, तो वैसा ना दिखकर उसका पूरा कलर दिखता है, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। ओके, एक बार देख लो। अब देखेंगे कि इनमें अपन देखेंगे कि क्या कमियां हैं CFT के अंदर। लगभग CFT अपनी कंप्लीट हो चुकी है, CFT की कमियां क्या क्या है। ओके, तो देखो आपके CFT के अंदर अब अपन देखेंगे CFT में क्या क्या कमी। देखो CFT के अंदर आपके एक कमी है कि आपके पास वीक लिगेंड आते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीक अपन किस तरीके से पहचान सकते हैं, एक स्पेक्ट्रोमीट्री सीरीज होती है, यानी कि श्रेणी होती है, स्पेक्ट्रोमीट्री श्रेणी, उसी से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। लेकिन अगर ये श्रेणी अपन को पता ना हो, किसी कोई कंपाउंड्स के नाम ना हो, तो अपन नहीं पहचान सकते कि ये किस में वीक होगा और किस में स्ट्रॉन्ग होगा। क्या मेटल का इफेक्ट भी होता है, क्या कभी कभी कई बार स्ट्रॉन्ग होते हुए भी युग्मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या मेटल का इफेक्ट होता है? हाँ, मेटल का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब बात आती है कि अगर CFT में कमी है तो इसकी कमी कौन दूर करेगा, LFT। ओके, LFT ये होती है लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी से लिगेंड का अपन प्रॉपर्टी पता लगा सकते हैं कि लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ओके, ये हो गई अपने CFT की कमियां। अब देखेंगे कि इसमें कलर क्या है या चुंबकीय गुण क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं। रंग का देखेंगे अपन, किसी भी कॉम्प्लेक्स में रंग क्यों आता है या किसी भी कंपाउंड के अंदर रंग क्यों आता है, क्या कारण है कि उसके अंदर कलर शो होता है। देखो आपके जितने भी कंपाउंड है, अगर किसी के अंदर पाई बॉन्ड्स है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो कंपाउंड हमेशा कलर शो करता है। ओके, मोस्टली कलर शो करता है किसी भी कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या किसी कंपाउंड के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो कलर शो करेगा। क्यों करते हैं कलर, क्योंकि आपके पास मान लो ये है कोई ऑर्बिटल्स है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार है और ये आपके क्या हो गया, सिग्मा स्टार हो गया। अगर किस कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो, ये ग्राउंड स्टेट मान लेती हूँ मैं इसे, ग्राउंड स्टेट से मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके, जो पाई में है, पाई में कोई इलेक्ट्रॉन पाई में से जंप करके अगर पाई स्टार में चला जाता है कोई इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है, क्योंकि लाइट्स की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्राउंड अगर कोई किसी भी मॉलिक्यूल्स पे लाइट है, लाइट गिरा रहे हैं, यानी प्रकाश की प्रेजेंस में कोई है कोई मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे, यानी कि जो नीचे अगर लोअर एनर्जी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि उसे एनर्जी मिल रही है। तो अगर उसमें जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, उनका कलर आता है। और अगर वो लाइट को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे, वो एक्साइटेड स्टेट से किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तो वो कलर फिर शो नहीं करते हैं। मोस्टली कंपाउंड्स में एक रीजन ये है कि कलर इस तरीके, एक होता है कि डी ट्रांजिशन हो रहा है, अगर आपके पास डी संक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स हमेशा कलर शो करते हैं। लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है आपके, वो हमेशा कलर किसके द्वारा
शो करते हैं डी डी संक्रमण के थ्रू ही आपके कलर शो करते हैं। किस तरीके से डी डी ट्रांजिशन। और अगर आपके पास ये 3D है, 3D से आपके पास 4D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये 4D होगा। अगर ये 4D के अंदर जंप कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ये आपके डी और डी ट्रांजिशन है, ये 3D हो गया आपके, ये 4D के अंदर अगर जंप कर रहा है तो उसकी वजह से कलर शो करते हैं। या आपके मान लो इस तरीके से कोई ऑर्बिटल है, वो ये इलेक्ट्रॉन आपके इस लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, युग्मन होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो इस कंडीशन को भी अपन बोल सकते हैं कि ये भी आपकी क्या है, डी डी ट्रांजिशन ही है, यानी कि डी से इलेक्ट्रॉन निकल के डी में ही जा रहा है, उसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही अवस्था की यानी कि अपनी ही ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और एक आप क्या आता है कि पाई आवेश के संक्रमण यानी कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से आवेश ट्रांसफर, कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ये होते हैं आपके कलर के रीजन की कौन कौन से रीजन है कि जिससे कोई भी कंपाउंड कलर शो करता है। तो मोस्टली आपके जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर शो करते हैं। ओके, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। देखो आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि वीवीटी क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या होती है, और इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स लेके आपको पूछ सकता है कि क्या इसमें चुंबकीय गुण है, कौन सा कलर शो कर रहा है, कौन सा हाइब्रिडेशन है इसके अंदर, ये आपके डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाविता क्या है इसके अंदर, आपको समाविता अच्छे से पढ़ाई गई है, उस समाविता के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी समायु प्रेजेंट है, कितने समायु हो सकते हैं। ओके, और पूछ सकता है डी कक्षकों की आकृति किस तरीके की होती है। डी कक्षकों की आकृति अपन ने अच्छे से देखी है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने एक्सियल होते हैं, कितने नॉन एक्सियल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की अपन ने अच्छे से व्याख्या की है। ओके, ये लगभग आपके 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। देखो नोमेनकल्चर आपको नहीं पढ़ाया गया है, नोमेनकल्चर आपकी जो आपने 12th में पढ़ा था सेम वैसा का वैसा ही नोमेनकल्चर है। ओके, तो ये आपके आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड बेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एसिड बेस होते हैं तो कितनी थ्योरियाँ दी गई है, 5 थ्योरियाँ दी गई है आपके, उनकी अपन एक वन बाई स्टडी करेंगे। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है।